Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO5 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट एंड पेपर ओरिएंटेड टॉपिक एंड काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे about the need for institutional arrangements for resolving shippers problem. तो जो शिपर्स होते हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स लेकर आए गए तो वो क्यों लेकर आए गए विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि व्हाई डिड वी नीड द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम। तो डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जरूर होगा बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। एंड वीडियो के एंड तक दिस इज माय गारंटी कि आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 16। दिस इज द पार्ट 1 और हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं और आगे भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो ये पेपर में कई बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यों इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स लाए गए शिपर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या रीजंस थे उनके पीछे। दैट इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो कई सारे डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं, आपको समझने में इजी रहेगा हर एक पॉइंट, दैट इज माय गारंटी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चाहे तो फेसबुक, इंस्टा जो भी है उसके थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड अपना पेन पेपर ले लीजिए, नोट पैड वगैरह, ताकि अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप मेंशन कर सके उसमें। तो गाइस चलिए डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शिपर की। तो शिपर जो है वो बेसिकली कौन होता है शिपर? इट कैन बी एन एक्सपोर्टर और अ मैन्युफैक्चरर जो कि बेसिकली क्या है, शिपिंग सर्विसेज यूज करेगा। तो अब जो शिपिंग कार्गोज होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने टाइप के शिपिंग कार्गोज होते हैं जो कि एक शिपर क्या करता है, शिप करता है। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ शिपिंग कार्गोज। दो तरह के शिपिंग कार्गोज होते हैं। सबसे पहला होता है बल्क कार्गो और दूसरे टाइप के जो हमारी शिपिंग कार्गो होते हैं वो होते हैं ब्रेक बल्क कार्गो। तो एक शिपर दो तरह के गुड्स को या दो तरह के कार्गोज को बेसिकली शिप करता है यूजिंग द शिपिंग सर्विसेज। पहला है बल्क कार्गो, दूसरा है ब्रेक बल्क कार्गो। अब बल्क कार्गो क्या होता है, ब्रेक बल्क कार्गो क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो ऐड की हुई है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो ऊपर आई का बटन होगा उसमें भी ऐड कर दूंगा उस वीडियो को, सो दैट यू कैन वॉच दैट। ओके, तो दो तरह के हमारे शिपिंग कार्गोज हो गए जो कि एक शिपर बेसिकली क्या करता है, शिप करता है यूजिंग व्हाट, शिपिंग सर्विसेज। तो अब शिपिंग सर्विसेज की बात करें तो शिपिंग सर्विसेज भी हमारी दो तरह की होती हैं। पहली होती है ट्रैम्प शिपिंग, ओके, और दूसरी होती है लाइनर शिपिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो तरह की शिपिंग सर्विसेज होती हैं जिसके थ्रू हमारे बल्क कार्गो और ब्रेक बल्क कार्गो को शिप किया जाता है थ्रू अ शिपर। पहली शिपिंग आपकी सर्विस होती है ट्रैम्प शिपिंग, दूसरी होती है लाइनर शिपिंग। अगर हम बात करें गाइस तो जो बल्क कार्गो है वो शिप किया जाता है ट्रैम्प शिपिंग के थ्रू और ब्रेक बल्क कार्गो किया जाता है लाइनर शिपिंग के थ्रू। तो अब क्वेश्चन होगा आपका कि ट्रैम्प शिपिंग क्या होती है, लाइनर शिपिंग क्या होती है। इस पर भी मैंने वीडियो ऐड किया हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में भी ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आगे हम अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सके। और इन दोनों शिपिंग सर्विसेज के बेसिस पर ही हमारी जो क्लैरिटी है वो मिलेगी कॉन्सेप्ट की, और खास तौर पर आपको पता होना चाहिए था लाइनर शिपिंग के बारे में। तो अगर आपको पता है लाइनर शिपिंग और ट्रैम्प शिपिंग के बारे में, दैट इज गुड। नहीं पता तो बिल्कुल आप इस वीडियो के बाद पढ़ लीजिएगा उन कॉन्सेप्ट के बारे में, आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। नाउ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैम्प शिपिंग के केस में हमारे जो शिपर और शिप ओनर होते हैं वो किस तरीके से डील करते हैं। तो ट्रैम्प शिपिंग के केस में आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर जो फ्री इंटरप्ले होता है मार्केट फोर्सेस का, यानी कि जो शिपर होते हैं और शिप ओनर। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कोई फिक्स शेड्यूल वगैरह नहीं होता। अगर मैं बात करूं
ट्रांसशिपिंग के केस में जो शिप ओनर होता है उसका शिप होता है और शिपर होता है, उसको क्या है, शिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो शिप ओनर के पास जाता है, उनसे पूछता है कि अगर आपके पास शिप अवेलेबल है तो मुझे अपनी गुड्स जो है वो शिप करानी है, तो आप कितने चार्जेस लेंगे। नॉर्मली जैसे आप एक करते हैं ना, ओला या फिर उबर बुक करते हैं, या फिर बेसिकली आपको मान लीजिए एक ट्रैवलर बस बुक करनी है बिकॉज आपकी जो फैमिली है उसको ट्रिप पे जाना है। तो ऐसे केस में क्या है, अब आप जो बस ऑपरेटर है उसके पास जाएंगे, देखेंगे कि उसके पास कोई बस अवेलेबल है जो कि आपकी फैमिली के फंक्शन के यूज के लिए मिल सके आपको। तो इस तरीके से सेम यहाँ पर होता है, आपका जो शिप ओनर होता है उसके पास शिप होता है, और यहाँ पर हमारा जो शिपर होता है उसको अपनी गुड्स शिप करनी होती है। तो वो शिप ओनर के पास जाता है, पूछता है कि मुझे इस डेट को बेसिकली क्या है, अपनी गुड्स को शिप करवाना है, आपके पास शिप अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो हमारा यू नो डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन है वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग चलता है। तो फ्री इंटरप्ले होता है ट्रांस शिपिंग में मार्केट फोर्सेस का। और बिफोर चार्टरिंग अ ट्रांस शिप, द शिपर और द चार्टर एंड द शिप ओनर नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पर जो हमारा शिपर होगा वो चार्टरर होगा बेसिकली, ठीक है। और जब भी कोई ट्रांस शिप चार्टर किया जाएगा, चार्टर मतलब बेसिकली हायर किया जाएगा, तो उस टाइम पे जो शिपर एंड शिप ओनर्स है दोनों क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करेंगे। अब चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, ड्यूरेशन से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट किया जाएगा दोनों के बीच में। और जब दोनों एग्री हो जाएंगे विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, तभी ट्रांसशिप को क्या किया जाएगा, चार्टर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर शिपर एंड शिप ओनर के बीच में परफेक्ट हार्मनी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन आपकी एग्रीड नहीं की जाएंगी तो उस सिचुएशन में ना तो शिपर यूज करेगा शिप ओनर की सर्विस, ना ही शिप ओनर अपना शिप चार्टर करेगा शिपर को। तो बहुत ही सिंपल है, ट्रांस शिपिंग के केस में आपका जो मार्केट फोर्सेस है वही जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है शिपर की वो सॉल्व कर देती है। लेकिन लाइनर शिपिंग के केस में बहुत प्रॉब्लम होती है और यहीं से हमारी पिक्चर स्टार्ट होगी। तो लाइनर शिपिंग के केस में अगर हम बात करें तो हमारा एक तरफ शिपर है, दूसरी तरफ शिप ओनर है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट चार्ज होता है वो किसके हाथ में होता है, शिप ओनर के। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट चार्ज किसके हाथ में होता है, शिप ओनर के। or the ship owner will provide the service schedule on the basis of prefixed route or routes and also publish the tariff or the rate। तो यहाँ पर शिप ओनर के हैंड्स में पूरी पावर है। अब ये जो शिप ओनर्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं आपका कि किस टाइम पर आपका जो शिप है वो कौन से पोर्ट से बेसिकली लोड करके कार्गो जाएगा, और यही डिसाइड करते हैं कि कितने चार्जेस लिए जाएंगे शिपर से फॉर यूजिंग दी लाइनर शिपिंग सर्विसेज। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, मेट्रो या फिर आपकी रेल या फिर डीटीसी की बस की सर्विस की तरह मान लीजिए। फिक्स्ड रूट है, आपकी पोजीशन ए से पोजीशन बी जो है, प्लेस ए या प्लेस बी जो है आपकी, यहाँ से शिप जो है वो जाएगा लोड करके गुड्स दूसरी लोकेशन तक। तो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स्ड आपका राउट है जिसको आपका यूज किया जाएगा, और यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो शिप ओनर के थ्रू शिपर को की जाएगी। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर पावर किस तरीके से है जो है वो शिप ओनर के हाथ में आती है। तो वो इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पर जो शिप ओनर्स होते हैं लाइनर शिपिंग के केस में, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कार्टल्स और ग्रुप्स पॉपुलरली नोन एज कॉन्फ्रेंसेस। तो जो लाइनर शिपिंग होती है इसमें बेसिकली जितने भी शिप ओनर्स होते हैं वो खुद को एक कार्टल में बेसिकली क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कार्टल यानी कि एक ग्रुप, और इसको हम पॉपुलरली नोन एज जानते हैं कॉन्फ्रेंस के तौर पर। तो इसको हम कॉन्फ्रेंस के तौर पर जानेंगे। लाइनर शिपिंग में जब भी ग्रुप मिलेगा शिप ओनर्स का आपस में जो मिलकर क्या करेंगे, आप राउट डिसाइड करेंगे वो शिप्स का, और बेसिकली चार्जेस डिसाइड करेंगे, टैरिफ डिसाइड करेंगे, तो ये कहलाएगा कॉन्फ्रेंस। अब इस कॉन्फ्रेंस की वजह से क्या होता है, एक मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है विच लीड्स टू द मिसयूज ऑफ पावर, और यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन होता है शिपर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शिपर की पोजीशन होती है वो वीक होती है। शिपर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो स्कैटर्ड होते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसीलिए उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन होती है वो कम होती है। और जो शिप ओनर्स होते हैं एज दे आर ऑपरेटिंग इन कॉन्फ्रेंस और कार्टल, तो इस तरीके से वो मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मिसयूज होने लगता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइजेस कभी भी हाइक कर देंगे, ठीक है। और एट द एंड अगर आपको सर्विस यूज करनी है तो यू हैव टू पे देम। तो अगर आपको जरूरत है और आपको ये लाइनर शिपिंग की जो सर्विस है वो चाहिए, तो आपको
अकॉर्डिंग टू द रेट्स डिसाइडेड बाय द कॉन्फ्रेंस वही पे करने पड़ेंगे। अब आपको शिप नहीं मिलेगा और अगर आप जाएंगे ट्रैम शिपिंग के सर्विस को यूज करने तो वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है काफी काफी, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका टाइम है, आपकी कन्वीनियंस है। बट यहाँ पर क्या है, एक फिक्स रूट है तो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव पड़ता है लाइनर शिपिंग एज कम्पेयर टू ट्रैम। बट अगर मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट की जाए और अननेसेसरी एडवांटेज लिया जाए शिपर का, तो दैट इज प्रीटी रॉन्ग। और यहीं से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसी वजह से हमें क्या है, इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि लाइनर शिपिंग में आपका मोनोपोली क्रिएट होती है, इलीगल और अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस बेसिकली अकर होती है। तो गाइस आई एम श्योर इतना पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा, तो प्लीज पे अटेंशन, आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आगे के पॉइंट्स पे आपको समझ में आए। आई नो थोड़ा लॉन्ग वीडियो जरूर होगा, लेकिन दैट इज माय गारंटी यू विल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। Now, point number one says when the ship owners organize themselves into cartels or group, they become a strong force and can exploit the highly scattered and non-organized shippers. तो जो शिप ओनर्स होते हैं लाइनर शिपिंग में बेसिकली क्या करते हैं, खुद को कार्टल्स या ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इस तरीके से वो क्या बन जाते हैं, एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स बन जाते हैं, एक मोनोपोली फोर्स बन जाते हैं। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो स्कैटर्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड शिपर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। Now, to safeguard the interest of the shippers and maintain harmonious and amicable relation between the shippers and the ship owners, an organized system of regular consultation becomes necessary. तो इसीलिए shippers का interest सेव करने के लिए या उनको बचाने के लिए और shippers and ship owners के बीच में एक harmonious and friendly relation establish करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक रेगुलर कंसल्टेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली, ताकि जो भी इश्यूज हैं या जो भी आपके न्यू डिसीजंस लिए जाएंगे वो आपस में कंसल्ट करके लिए जाएं, दोनों को एग्री करके ही आपके कोई भी डिसीजन लिए जाएं। क्योंकि कोई भी एक पार्टी अगर एग्री नहीं होती तो वो डिस्प्यूट अराइज कर देगी, लीगल एक्शंस हो सकते हैं, बाकी देखिए ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। तो दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल। तो उसके लिए हमें क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम एंश्योर करना पड़ेगा जिसमें आपका रेगुलर कंसल्टेशन हो बिटवीन द शिपर्स एंड द शिप ओनर्स ऑफ द लाइनर शिपिंग। Now, regular consultation and negotiations becomes the between the ship owners and liner trade and shippers is extremely important. तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि जो शिप ओनर्स हैं लाइनर ट्रेड में और शिपर्स हैं उनके बीच में रेगुलर कंसल्टेशन हो और रेगुलर नेगोशिएशन हो, ताकि उनके बीच में हार्मोनियस एंड फ्रेंडली रिलेशन कैसा हो, मेंटेन हो पाए। Now, the next point says it has been observed that most of the ship owners in liner shipping are reluctant to produce the meaningful data and information to support sudden increase in freight rates. तो guys, ये बहुत से केसेस में ऑब्जर्व किया गया था पहले कि जो लाइनर शिपिंग में शिप ओनर्स थे वो आपके क्या करते थे, फ्रेट के जो रेट्स थे वो इंक्रीज कर दिया करते थे ऑल ऑफ अ सडन, और इसके लिए वो कोई भी मीनिंगफुल डेटा या इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते थे। यानी कि कोई वैलिड रीजन नहीं होता था, जब भी मन आया रेट्स इंक्रीज कर दिए। अब ऑब्वियस सी बात है, दे आर वर्किंग इन अ कार्टेल और अ कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, जो शिपर जिसकी पोजीशन वीक होती है, जिसमें आपकी जिसके पास बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग नहीं होती, अब वो चाह कर भी मीनिंगफुल डेटा नहीं ले सकता, रीजन नहीं जान सकता कि क्यों फ्रेट इंक्रीज किए जा रहे हैं। फ्रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आपकी जो कॉस्ट है गुड्स की वो भी बढ़ जाएगी बेसिकली, तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो एट द एंड में इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। This often leads to a difference of opinion and causes misunderstanding. Thus, in order to maintain a harmonious relationship, a proper consultation machinery was required. तो guys इसीलिए जो ऐसी सिचुएशंस होती थी जहाँ पे सडन इंक्रीज कर दिए जाते थे फ्रेट्स में, सडन चेंजेस कर दिए जाते थे सर्विसेज में, तो इससे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती थी, और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंसल्टेशन मशीनरी आपकी क्या की गई, एस्टैब्लिश की गई। Now, to meet the purpose, the UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development Code for Liner Conferences came into force on 8th of October 1983. तो guys, अब यहाँ पर एक कंसल्टेशन मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए, एक रेगुलर कंसल्टेशन मैकेनिज्म बनाने के लिए बेसिकली क्या किया गया
एक आपका कोड लाया गया लाइनर कॉन्फ्रेंसेस का जिसका नाम था यूएनसीटीएडी कोड। यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर से याद कर लीजिए, यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड इस पे आपका क्या लाया गया, कोड लाया गया फॉर लाइनर कॉन्फ्रेंसेस। कब लाया गया? 8 अक्टूबर 1983 में। तो 8 अक्टूबर 1983 में यूएनसीटीएडी कोड फॉर लाइनर कॉन्फ्रेंस आपका लाया गया, जिससे कि क्या किया जा सके, जो शिपर्स हैं एंड शिप ओनर्स हैं, बेसिकली लाइनर शिपिंग या लाइनर ट्रेड में, उनके बीच एक बेसिकली क्या है, कंसल्टेशन मशीनरी एस्टैब्लिश की जा सके। Now the next point says the fundamental objective and principle of UNCTAD Code for Liner Conferences as specified in the preamble was that the conferences hold meaningful consultation on matters of common interest with shippers organization, जिनको हम शिपर काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, shippers representative एंड शिपर्स। तो जो यूएनसीटीएडी कोड लाया गया लाइनर कॉन्फ्रेंसेस के लिए, तो उसका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव या जो प्रिंसिपल जो कि उसके प्रीएम्बल में मेंशन किया गया या स्पेसिफाई किया गया, उसमें ये क्लियर कट मेंशन था कि जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो क्या करेंगी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन करेंगी शिपर्स ऑर्गेनाइजेशन, शिपर्स रिप्रेजेंटेटिव या फिर शिपर्स के साथ में, जो भी मैटर होंगे उनके कॉमन इंटरेस्ट के, तो उसके रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होल्ड किया जाएगा एट रेगुलर इंटरवल। तो आपका एक टाइम टू टाइम क्या किया जाएगा, कॉन्फ्रेंसेस जो होंगी वो कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज करेंगी मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पर बिटवीन दी शिपर्स ऑर्गेनाइजेशन, शिपर्स रिप्रेजेंटेटिव, या फिर शिपर्स चाहे तो वो डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं इन कंसल्टेशंस में। अब कौन कौन से मैटर्स होते हैं कॉमन इंटरेस्ट के, ये मैं बिल्कुल आपको लास्ट की जो स्लाइड है उसमें बताऊंगा। तो अभी ध्यान रखिए, जो हमारा यूएनसीटीएडी कोड लाया गया लाइनर कॉन्फ्रेंस का, उसमें फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल क्या था कि जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन हेल्ड करेंगी शिपर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम शिपर काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, शिपर रिप्रेजेंटेटिव या फिर शिपर्स के साथ में ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। Now the next point says the UNCTAD code also mentioned the need for consultative machinery in the article 11.1। तो जो UNCTAD का कोड था उसमें आपकी जो कंसल्टेटिव मशीनरी है उसकी नीड भी मेंशन की गई, और ये मेंशन कहाँ किया गया, बेसिकली आर्टिकल 11.1 में। एंड द कंसल्टेशन शैल टेक प्लेस व्हेनेवर रिक्वेस्टेड बाय अ कॉन्फ्रेंस, शिपर्स ऑर्गेनाइजेशंस, शिपर्स रिप्रेजेंटेटिव और शिपर्स। तो इसमें एक और चीज आपकी मेंशन की गई यूएनसीटीएडी कोड में कि जो कंसल्टेशंस है वो आपकी तब एस्टेब्लिश की जाएंगी या तब आपकी हेल्प की जाएंगी जब भी आपका या तो कोई शिपर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट करे, या फिर शिपर रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कुछ शिपर, या फिर कॉन्फ्रेंस। तो इनमें से कोई भी अगर रिक्वेस्ट करेगा कंसल्टेशन के लिए, तो कंसल्टेशन जो आपकी मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या होगा, जो कंसल्टेशन है वो हेल्ड की जाएगी आपके रिक्वायर्ड मेंबर्स के बीच में। तो इट वाज मेड मैंडेट कि जब भी आपका रिक्वेस्ट होगी द कंसल्टेशन विल बी हेल्ड। और जो इसका मैकेनिज्म था कंसल्टेटिव मशीनरी का, ये कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल 11.1 में, यूएनसीटीएडी कोड फॉर लाइनर कॉन्फ्रेंसेस। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इसके बाद में हम फिर डायरेक्टली डिस्कस करेंगे आपके जो मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। ओके, तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, appropriate authorities shall have the right to participate fully in the consultation upon request, however they would not have a decision making role in that। तो गाइज जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस पॉइंट में कि जो कंसल्टेशन है वो हेल्ड की जाएगी जब भी कोई भी पार्टी, चाहे कॉन्फ्रेंस हो या फिर आपकी बेसिकली शिपर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, शिपर्स रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर शिपर हो, तो इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो कंसल्टेशन हेल्ड की जाएगी। और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं, जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं, अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी तो वो भी क्या कर सकते हैं, आपकी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी रिक्वेस्ट है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दे कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट
इन दी कंसल्टेशन, बट उनका कोई भी डिसीजन मेकिंग रोल नहीं होगा कंसल्टेशन में. They can participate, they can give their opinion, but the decision making role will be of the concerned parties, यानी कि conferences and the shippers basically, या फिर shippers organization. नाउ चलिए अब बात करेंगे कौन कौन से मैटर है कॉमन इंटरेस्ट के कंसल्टेशन में. तो वन बाय वन विल डिस्कस द पॉइंट, एंड देर आर अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट्स जो कि हम बेसिकली डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है एडिक्वेसी ऑफ शिपिंग स्पेस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. तो सबसे पहला जो मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है कंसल्टेशन में वो है कि जो शिपिंग स्पेस है वो सफिशिएंट रहे और जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उस पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट ना हो. अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, कंसल्टेशन हेल्प कर सकते हैं. Now changes in general tariff conditions and related regulation. तो जब भी आपकी कोई टैरिफ कंडीशन में चेंजेस होंगे या फिर आपके कोई रेगुलेशन में चेंजेस आएंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, कंसल्टेशन हेल्प कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट मैटर्स. A third matter of common interest would be general rate increase GRI and rates for major commodities. तो अगर हमें जनरल रेट इंक्रीज के बारे में डिस्कशन करना है या फिर आपकी जो मेजर कॉमोडिटीज है उसके रेट में कोई इंक्रीज आता है या चेंज आता है तो उसके बारे में भी आपका क्या हो सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है कंसल्टेशन में. नाउ द पॉइंट नंबर 4 says प्रमोशनल और स्पेशल फ्रेट रेट्स. तो कोई भी प्रमोशनल या फ्रेट स्पेशल फ्रेट रेट्स के रिगार्डिंग भी आपका डिस्कशन हेल्प किया जा सकता है. दिस इज वन ऑफ द special interest or the common interest matters in the consultation. Fifth point says imposition of surcharges and related changes. तो कोई भी आपका surcharge अगर impose किया जाता है या उससे related कोई भी changes किए जाते हैं that can also be discussed in the consultation. Loyalty arrangements, their establishment or changes in their form and general condition. तो गाइज लॉयल्टी बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे शिपर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक जिनका डेली का एक्सपोर्ट का काम होता है यानी कि अपने जो गुड्स हैं अपने कार्गो को एक्सपोर्ट कराना होता है. तो वो बेसिकली क्या चाहते हैं कि एक ऐसी शिपिंग कंपनी मिल जाए या ऐसी शिपिंग सर्विस मिल जाए जो बेसिकली क्या हो, उनके प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली डिलीवर कर सके और असेस कर सके उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए. तो लॉयल्टी अरेंजमेंट्स कराए जाते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो उनके एस्टैब्लिशमेंट कराने के लिए या फिर बेसिकली कोई भी चेंजेस हो इसके फॉर्म या जनरल कंडीशंस में, तो इसके रिगार्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कंसल्टेशन में. चेंजेस इन दी टैरिफ क्लासिफिकेशंस ऑफ पोर्ट्स. तो जो पोर्ट्स हैं वो अपने अपने टैरिफ चार्ज करते हैं जब भी आपका शिप जाता है तो उनके टैरिफ के क्लासिफिकेशन में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तब भी डिस्कशन किया जा सकता है. Now the next point says procedures for the supply of necessary information by shippers concerning the expected volume and nature of their cargo. तो कोई भी आपका ऐसा प्रोसीजर, ठीक है, जिस बेसिकली क्या है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसे प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है जिसमें जो शिपर होंगे अपने जो कार्गो है उसके वॉल्यूम और उसके नेचर के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे शिप ओनर्स को. अब देखिए शिप ओनर्स को एट द एंड में उनका कार्गो लेकर जाना है, तो अगर उनको उनके कार्गो के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, सही इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर शिपर्स गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो एट द एंड में इम्पैक्ट पड़ेगा. हो सकता है कि वो प्रॉपर अपनी सर्विसेज ना दे पाए. तो उससे रिलेटेड भी आपके अगर कोई प्रोसीजर डिस्कस करने होते हैं जिसमें कोई नया प्रोसीजर बनाना होता है कि शिपर को किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड करनी चाहिए रिलेटेड टू दी वॉल्यूम एंड द नेचर ऑफ देयर कार्गो, तो इसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया जा सकता है. Now the ninth and the last point of this particular video, presentation of cargo for shipment and the requirements regarding notice of cargo availability. तो गाइज अगर किसी भी तरह का बेसिकली आपका नोटिस या कोई भी नया प्रोसीजर सेटअप करना होता है, चाहे वो कार्गो को शिपमेंट के लिए प्रेजेंट करने से हो या फिर बेसिकली कार्गो की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट का नोटिस देने से रिलेटेड हो, तो इसके लिए भी आपका डिस्कशन हेल्प किया जा सकता है कंसल्टेशन में. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब कार्गो जो है शिप के थ्रू आप भेजना चाहेंगे तो शिप में आपको देखना पड़ेगा कि स्पेस अवेलेबल है. तो एकदम से ऐसा ना हो कि सडनली आपने कार्गो लेके पहुंच गए शिप ओनर के पास में
और वहां पर स्पेस ना हो, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। तो इस तरह के जो कंसल्टेशन है वो भी किए जा सकते हैं, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो कि किस तरीके से कार्गो को शिपमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिस हैं जो कि आपके कार्गो अवेलेबिलिटी के लिए आपके रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो ये थे 9 इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि कंसल्टेशन में डिस्कस किए जाते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों हमें नीड है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की। तो बेसिकली यहाँ पर लाइनर शिपिंग जो है वही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ट्रैम शिपिंग में आपका क्या है, मार्केट जो फोर्सेस है उनका फ्री इंटरप्ले है, तो जितने भी इश्यूज हैं शिपर्स एंड शिप ओनर्स के वो सेटल हो जाते हैं। कॉमन इंटरेस्ट की जो इश्यूज आते हैं वो बेसिकली आएंगे लाइनर शिपिंग के केस में। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, यूएनसीटीआईडी कोड फॉर लाइनर कॉन्फ्रेंसेस लेकर आए हैं, जिसमें आपका बेसिकली क्या है, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म आ गया है। और बेसिकली जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको आपका मैंडेट कर दिया गया है कि वो क्या करेंगे कि कंसल्टेशंस हेल्ड करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पर, या फिर जब भी कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी या फिर रिलेटेड पार्टी क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, तब कंसल्टेशन हेल्ड की जाएगी। तो गाइज आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स।